मैं जब दिल्ली में, अभी मेरे सम्मानित साथी जो मेरे बराबर में बैठे थे तो मुझसे कुछ कह रहे थे। मैं उस बात को पूरी तो नहीं बताऊंगा, मगर मैं ये कहूंगा कि कहते कहते उनकी बात का सार ये था कि अब जय भीम वालों की संख्या दिल्ली में बढ़ गई। मैं मानता हूं कि विचार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और विचार को अगर आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो फिर क्या कहने। मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि दिल्ली की धरती ने ऐसे वीर बहादुर बेटे जन्मे हैं जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां उनको पार्टी संगठन काम करने के लिए भेजता है, वो पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे इस बात पे भी गर्व है कि हमारे इस आंदोलन से एक नहीं, हजारों नेता तैयार हुए। हजारों में एक आधा तो खराब हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो ज्यादा लोग हैं वो अच्छे हैं, और आने वाले कल में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। इस जयंती की मंगल कामना के बाद कुछ बातें आपसे इसलिए करनी है कि अभी आते हुए मीडिया के एक साथी मुझे, जब मैं गुरु घर से निकला, पूछ रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। मैंने उनसे कहा कि आज तो मैं यहाँ चुनाव में नहीं आया, आज तो मैं यहाँ अपने लोगों के बीच आया हूँ, उनका प्यार बांटने और उनसे प्यार पाने के लिए आया हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, और इस पे आपको गौर करने की भी जरूरत है। आज सोशल मीडिया का युग है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दुनिया में बैठा आदमी मुझे सुन सकता है। आज वो समय नहीं है कि कोई चिट्ठी पत्रा जाएगा, 8-10 दिन लगेंगे, कोई लेटर पड़ा होगा वो 20-25 दिन में पहुंचेगा। आप यहाँ बोले, दुनिया में कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। मैं आग्रह के तौर पे कहना चाहता हूं कि आप जब भी भगवान वाल्मीकि महाराज की फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कलम। हमारे हाथ में कलम था, एक दिन में हमसे कलम नहीं छुड़ाया होगा, और एक दिन में कलम छोड़ा भी नहीं होगा। हमने लंबा समय लगा होगा, और बहुत तरह से हमारी आदतें बिगाड़ी गई होंगी, और आदतें बिगाड़ के वो कलम हमसे छीन के और उसके कलम की जगह हमें झाड़ू देने का काम किया गया। और इस झाड़ू को देने के बाद आज हालात ऐसे हैं कि हम झाड़ू के लायक ही होकर रह गए। और मैं फिर कहता हूं कि झाड़ू भी हमसे अच्छी है, क्योंकि झाड़ू भी संगठित है और वो कूड़ा कचरा साफ करती है, लेकिन हम तो उस काम को भी सही तरह से नहीं कर पा रहे। हम अपने बीच की जो बुराइयां उनको नहीं निकाल पा रहे। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तविकता में भगवान वाल्मीकि महाराज के सच्चे वंशज है तो फिर पकड़िए उस कलम को, क्योंकि मैं और आप ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम के हाथ में कलम होती है और जिनके पास कलम की ताकत होती है, उनका हाथ किसी के आगे फैला हुआ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में कहा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उस पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो लोग सिविल में मरते हैं उनको 30 लाख रुपए का जो है मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद हमें याद किया, लेकिन 30 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप आज के हालात जानते हैं, दिल्ली में जानते हैं, अगर एक बच्चे की शादी करनी हो तो 5-7-10 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर आपको एक मकान बनाना हो तो आपके पूर्वजों की चप्पलें घिस जाएंगी, भूखे पेट पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, तब जाके कोई मकान बनेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि मुआवजे की राशि 50 लाख होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को इस रोजगार से बाहर निकालने में आप मदद कराइए। उसी प्रक्रिया से हम भी जन्म लेते हैं जिस प्रक्रिया से दूसरे लोग जन्म लेते हैं। हमारे हिस्से में हमारे महापुरुषों ने कभी ये काम नहीं लिखा था, मगर हमें मजबूर किया गया, और आसपास हमारे शराब की दुकानें खोल के हमें इस गंदगी में उतारा गया, और हम इसमें लंबे समय से अपनी जान खो रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सर्वोच्च न्यायालय को ये भी तय करना चाहिए कि जो सरकारों ने नकारा है, जैसे यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और कोरोना काल में मेरे याद है कि हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने, जब लोग अपनी जान को, अपने परिवार को नहीं देखना चाहते थे, जब वो परिवार के मरे हुए व्यक्ति को दूर से दूर अंतिम संस्कार करा रहे थे, वो इस दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर शहर की और कस्बे की सफाई करके इस प्रदेश को और देश को सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हम 1 करोड़ रुपए का कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देंगे, और अगर आप नहीं जानते तो जानिए, एक लड़ाई ऐसी है जिसको हमने लड़ी
उसमें भी मुश्किल से 10 लाख रुपए का अनुदान मिला। हमने उस भाई से कहा था कि आप डटे रहो, कुछ दिन तो हमारे साथ खड़े होकर देखो, हलक से खींच के आपके अधिकार ला के देंगे, आपकी हिस्सेदारी, आपका सम्मान ला के देंगे। तो वो इतने दिन तक नहीं डट पाए, इसलिए हमें वो सब चीजें नहीं मिली। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा तय करते थे कि आप कैसे जीवन जियोगे। ये लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर का तंत्र है। इस डॉक्टर के अंबेडकर के तंत्र में वोट की शक्ति आपके पास है। आप अपने दिन याद करो, आप गांव से निकल के शहर में आओ, वो भी दिन थे कि पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, सर ढकने के लिए अच्छे मकान नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। जब मैं आया तो आपने मेरे सामने बिस्लेरी की बोतल रखी। दिन बदल चुके हैं। आजाद भारत में आपको अपनी ताकत बनानी है, और ताकत तब बनेगी सबसे पहले शिक्षा को हम हथियार बनाएं। हम बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। इस तरह से हमारे समाज की बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ के हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ने का काम करें। इस तरह से शिक्षा को हथियार बना के हम आगे बढ़ने का काम करें और संगठित होकर अपनी वोट की शक्ति से। ये दिल्ली है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, ये दिल्ली है, इसमें हमारी आबादी इस दिल्ली के आधे के बराबर है। हम चाहें तो अपने दम पे दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, लेकिन बुराई इस बात में है कि हमें दूसरों के पीछे खड़े होने की आदत है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कब तक किसके पीछे खड़े रहेंगे। और अगर वो इतने अच्छे होते तो आप ये सोचो कि इस देश में आपके महापुरुषों को अपने बच्चों की कुर्बानियां क्यों देनी पड़ती आपको अधिकार दिलाने के लिए। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी, उनके बाद मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब। और अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताएं, जिन पे बड़ा बवाल हुआ, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो या कोई और ऐसी कविता हो जो हिला के रख देती है, जो एहसास कराती है कि हम कैसे जीवन से निकल के आए और किस तरह से जालिम हुकूमत ने हमसे नोच नोच के यहाँ तक लाके खड़ा किया। जब भी हम अपने पैरों पे खड़े किए, ये खड़े होने का हमने प्रयास किया, तभी कोई नफरत, कोई मुसीबत, कोई अन्याय करके हमें तोड़ने का काम किया। ये आजाद भारत है, हम एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। हमने तय किया है और हमारे नेताओं ने कि हम एकजुट करेंगे समाज को। अभी संख्या जितनी है उस संख्या से वो संख्या पर्याप्त नहीं है, हमें संख्या को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें बैठना पड़ेगा और समाज को कंधे पे बिठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें घर घर जाके समाज को जागरूक करना पड़ेगा। आज ये कारवां यहाँ तक आया है, लेकिन इस कारवां को हमें मंदिर तक पहुंचाना है, इस कारवां को हमें दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली की उस कुर्सी तक पहुंचाना है जिस कुर्सी में ताकत है। कब तक आप दूसरों को आगे बढ़ा के तमाशा देखते रहोगे। आपने जब मेरा सम्मान किया तो आपने मुझे ये कृपाण भेंट की। मैं हंसता हूं इस बात पे कि आज भी हमारे लोग मेरे बाहुबल का प्रदर्शन देखना चाहते हैं, कृपाण देखे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाहुबल का प्रदर्शन तो आप सदियों सदियों करते रहे। इसका उदाहरण भीमा कोरेगांव है और इसका उदाहरण बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपने ऐतिहासिक रूप से बताया कि हमें कितना बल है। और हमारी तो पैदाइश ऐसी है, तब से जब से होती है हम मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ते हैं। हमें पेट पालने के लिए भी हमें और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को और हमारे बड़ों को भी, सब लोगों को तमाम तरह की मुसीबतें और यहाँ तक की गंदगी भी अपने सर पर उठानी पड़ती है, तब जाके हमें रोटी मिलती है। अब दिन बदल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे कृपाण की ताकत देना चाहते हैं मेरे लोगों, मैं आपके प्यार को सर माथे रखता हूँ, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कृपाण की ताकत से मैं आपका कोई भला नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कलम की ताकत मुझे दी, आपने अगर ये कलम की ताकत हमारे लोगों को दी, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं आपका खून हूं। जब तक अंतिम व्यक्ति को भी कुर्सी पे नहीं बिठा देते, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। चाहे कितना समय लग जाए, चाहे कितनी रातें गुजर जाए। मैंने लंबी लंबी रातें जेल में काटी। ये दिल्ली है, दिल्ली में सबसे बड़ी जो एशिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़। मैंने वो तिहाड़ भी 2-2 बार देखी, खूब आनंद लिया मैंने। मैं जेल से नहीं डरता हूँ, इसलिए नहीं डरता हूँ क्योंकि मुझे आदत है। मैंने काल कोठरी में 16 महीने बिताए। जब मेरे ऊपर रासुका लगी, रासुका में मेरा अपराध ये था कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। जब मैं आया, आपने इतनी बड़ी कुर्सी लगा रखी थी। मैं इन सब बातों से परे हूँ और परे होने का एकमात्र कारण है कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं समाज को रास्ता दिखाऊं। अगर मैं ही कुर्सी पे बैठूंगा तो फिर और लोग कुर्सी पे कैसे बैठ पाएंगे। मैंने इनसे कहा कि मुझे राजा महाराजा बनने में कोई बहुत भरोसा नहीं है। राजा महाराजा भी प्रजातंत्र में उनकी इतनी औकात है कि चुनाव के समय उनको भी जाके किसी के हमारे जैसे घर के आगे हाथ जोड़ने हैं या फिर हमारे घर में बैठ के खाना खा के बताना है
कि मैं भी तुम्हारे बीच में से हूं, मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। यह आज गैर बराबरी खत्म हो गई है। कितनी गैर बराबरी खत्म हुई है आप इसको बेहतर जानते हो। हमने हाथरस भी देखा, हमने उन्नाव भी देखा, हमने कानपुर भी देखा और तमाम तरह से हमने वो सब देखा जिस जुल्म जाति की आंधियों में हमारे लोग जो है वो टूट कर बिखर गए हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा। मैंने जहां से शुरुआत की वो गांव था और आज जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली है। दिल्ली में आने का सपना गरीब के बेटे के लिए बहुत तकलीफ दे है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मैं कई बार, हमारे पुलिस के लोग खड़े हैं, ये हंसेंगे मेरे ऊपर कि भैया कैसी बात बता रहे। मैं कई बार यहाँ बिना किराए के दिल्ली आया, क्योंकि गरीबों पे बहुत रास्ते नहीं हैं और अमीर इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम सब चीज को अफोर्ड कर लें। तो मैं कई बार यहाँ बिना टिकट आया और कई बार यहाँ से बिना टिकट गया। जब मैं दिल्ली आता था तो ढूंढता था कोई ठिकाना मिले। आज तो दिल्ली की हर गली में आप लोगों ने ठिकाना बनाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्यार के लिए। लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ, आज हमारे सम्मानित नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह जी हमारे बीच यहाँ नहीं है, क्योंकि उनको जाना है सीतापुर रैली में। अगर वो होते तो मैं वास्तविकता में उनके सामने बात कहता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये जो लोग यहाँ खड़े हैं मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब लोग, ये परिवर्तन का आंदोलन है। कोई थकेगा, कोई रुकेगा, कोई बिकेगा, कोई टूट जाएगा और कोई शायद हार मान जाए। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ, इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं और इस लाइन में जो मेरे लोग खड़े हैं, अगर वास्तविकता में आपने जिम्मेदारी से इनका साथ दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जा रहे हैं उनकी स्टैचू में, उसको ऐसे हाथ हिलाना चाह रहा था। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता में आपने इस कतार वालों का साथ दिया तो आपका आने वाला भविष्य, आपके आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि ना हम अन्याय अत्याचार सहेंगे और ना ही अधिकार विहीन व्यवस्था सहेंगे। मैं जब वाणियों को पढ़ता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, हमारे नेताओं, कि याद रखना। सतगुरु रविदास जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि महाराज सुख शांति का जीवन जीने के रास्ते क्या हैं, तो सतगुरु जी ने कहा कि सुख शांति के जीवन जीने के दो रास्ते हैं, इसमें गौर करना। हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं, आपसे भी कह रहा हूं, इसमें गौर करना। जिनका राज नहीं होता उनकी संख्या भले कितनी हो, उनको जुर्म जाति सहनी पड़ती है। मेरे लोगों, इस बात को आपको भी कह रहा हूं, याद रखना। सतगुरु जी महाराज ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते हैं। पहला कि अपना राज होना चाहिए, स्वराज। जिनका राज होता है वो सुख शांति जीते, उनका हाथ नहीं फैलता, उनके ऊपर कोई जुर्म जाति अत्याचार नहीं करता, उनको इलाज कराने के लिए अस्पताल के बाहर नहीं खड़ा होना पड़ता, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा होकर अपनी जेब नहीं देखनी पड़ती, उनको कोई भी सुविधा, सुख सुविधा के लिए किसी के आगे किसी का कर्ज नहीं लेना पड़ता। जिनका राज होता है, तो क्या तो अपना राज हो या फिर मरघट गांव या फिर शमशान की भूमि हो। क्योंकि अगर जिंदा रहेगा आदमी तो बिना राज के सुख शांति का जीवन नहीं, फिर मर कर ही सुख शांति मिलेगी। आप ये तय करो, एक हिंदू शेखर को जो है यहाँ लटकाया गया अभी मेरठ में 100 किलोमीटर नहीं है दिल्ली से। आज ये हालात है, मार के लटका के ताकतवर व्यक्ति ने फोन करके कहा पुलिस से कि लाश लटका दिए, उठाकर ले जाओ। कभी कभी तो ये घटनाएं दिल को चीर सा जाती हैं, लेकिन इस बात को सुन के, इस बात को सुन के और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को याद करके चुप हो जाते हैं कि जब तक हमारे लोग तैयार नहीं होंगे तब तक तो हमें ये सहना पड़ेगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, कितने, चलो उसका नाम इंदु शेखर है, चंद्रशेखर नहीं है, आप ये तय कर लो कितने इंदु शेखर चंद्रशेखर के लटकने के बाद आप तैयार होंगे। आपने सबको मौका दिया, फिर भी आप लटक रहे हो, फिर भी आप अधिकारहीन हो, फिर भी आपके आंखें इंतजार में हैं। कब जागोगे? ये नाच कूद तो हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, हमें तो लोग नचाते ही आए हैं। कभी अपने राज के बारे में सोचो, एक भूख पैदा करो मन के अंदर कि हमें अब कुछ करके दिखाना है। और मैं गारंटी से कहता हूं, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। कहते हैं मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं हर उस कमजोर से कह रहा हूं जो जुल्म जाति से रहा, याद रखना, हो सकता है कोई आपका अपना आपके साथ ना खड़ा हो, लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर एक कदम पे आपके साथ खड़ी, हर एक कदम पे आपके साथ खड़ी। इसलिए क्योंकि आज
महापुरुषों का दिन है, गुरुओं का दिन है, तो गुरुओं की वाणियों पे भी चलो, गुरुओं की बातों को मानो। मैं अपने समाज के पहरेदारों से कहना चाहूंगा, अपने समाज के योद्धाओं से कहना चाहूंगा, जब हमें शक्ति है तो हम दूसरों के भरोसे क्यों रहें। आज तो हम पे महिला नेताएं भी हैं, जिस तरह से हमारी महिला बहनें जो फोर्स में है वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, इस तरह से वो समाज के लिए ड्यूटी कर रही हैं, उनको तो फिर भी सरकार तनख्वाह देती है, इनको कोई तनख्वाह भी नहीं देता। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि पूरी शिद्दत से समाज को जागरूक करने में लगी हुई है। लेकिन मैं फिर से उन बहनों का जरूर धन्यवाद दूंगा जो हमारी महिला फोर्स की बहनें हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तो भारत में महिला और फिर फोर्स में, और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को अदा करना पड़ता है। पुरुषों के लिए फिर भी आसान है, लेकिन महिलाओं के लिए आसान नहीं है। मैं क्योंकि इस नारी को सल्यूट करता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि मैं किसी भी देश की, किसी भी समाज की उन्नति प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं से मांगता हूं। जिस देश की, जिस समाज की महिलाएं तरक्की करेंगी, वो देश और वो समाज तरक्की करेगा। आज भारत में ऐसे हालात नहीं है। अगर भारत के हालात जानने तो एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि तमाम सारे सरकारी तंत्र होते हुए, तमाम सारी एजेंसी होते हुए, तमाम फोर्स होते हुए, फिर भी ये प्रश्न चिन्ह है सरकारों के ऊपर कि 50,000 से ज्यादा मामले प्रदेशों में हर साल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अन्याय अत्याचार के होते हैं। अगर सब कुछ होते हुए आप रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो यानी कि ये हाथ कमजोर है, और कमजोर हाथ आपकी रक्षा नहीं कर सकते मेरे लोगों। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कमजोर हाथों में अपनी ताकत मत दो, कमजोर हाथों में अपनी ये जो अपनी ताकत है, अपनी जो हिम्मत है, इसको मत दो, कमजोर हाथों में अपनी बागडोर मत दो। आज हिमांशु जी यहाँ खड़े हैं, आज महवेश पहलवान यहाँ खड़े हैं, आज जो है विक्की पार्क यहाँ खड़े हैं, ये कमजोर हाथ नहीं है मेरे लोगों, ये ताकतवर हाथ है। मैं इनकी ताकत को जानता हूँ, ये वो हाथ है जो आपके लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। महापुरुषों की कृपा इन पे बनी रहे और आपका प्यार, आशीर्वाद और आपका सहयोग इन्हें मिलता रहे। एक ऐसा सवेरा आएगा, चाहे दिल्ली प्रदेश हो या पूरे देश की दिल्ली हो या फिर पूरा देश हो, आने वाले कल में एक ऐसा सवेरा आएगा कि गरीबों की जिंदगी में उजाला आएगा, गरीबों को भी वो सुख सुविधाएं मिलेंगी जो इस देश के अमीर भोग रहे हैं, किसानों को भी उनके अधिकार मिलेंगे, नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी से भी निजात मिलेगी, व्यापारियों की समस्या का भी हल होगा। लेकिन सारे हल बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकती है। आप हल को ढूंढते फिरते हो माथा टेक टेक के। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं कि किसी के पीछे खड़े होकर आप आगे बढ़ सकते हो। आप आगे खड़े होकर आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी ताकत बनाओ, जिसके पास ताकत होगी उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके आने वाले दिन मंगलमय हो, अपने संतानों को पढ़ाओ। मैं समाज के पहरेदारों से कहना चाहता हूं, एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा दो। इतनी काबिलियत पैदा करो कि अगर किसी को कुछ भी ढूंढना हो तो वो फिर हम में ढूंढे और उसको हमसे मिले। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हर उस अपने महापुरुषों की हर उस बात को आगे बढ़ाओ जो महापुरुषों ने संघर्ष से आपके बीच में रखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे 21वीं सदी हमारी है, ये 21वीं सदी चल रही है। मुझे तो, मेरा तो जीवन है अभी, मैं तो गोली खा के जिंदा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ये तय करो, अगर आप चुप हो तो आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मेरी गोली, अभी मेरी उम्र बड़ी है, मेरी गोली का कद छोटा है, मैं हर गोली के लिए तैयार हूं, क्योंकि कब ये गुलामी का जीवन आपके आगे से खत्म होना चाहिए। आपके आगे जो अंधेरा फैला हुआ है, आपके आगे जो पर्दा लगा के आपको कमजोर किया गया, ये पर्दा हटना चाहिए। आप ये जान लो, अगर आपने तय कर लिया आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आज मैं गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहाँ खड़ा है तो ये संघर्ष की देन है। और अगर आज दुनिया में भीम आर्मी को लोग जानते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि ये आपके संघर्ष की देन है। इस प्यार विश्वास को बना के रखना। अगली बार फिर आऊंगा। आता रहूंगा, जब तक आता रहूंगा और जगाता रहूंगा जब तक आप जागते नहीं। जिस दिन आप जाग जाओगे, जिस दिन आप संगठित हो जाओगे, उस दिन मेरी लड़ाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जयंती का उत्सव है और जिन साथियों ने ये भव्य प्रोग्राम किया है, और मैंने इससे आते ही कहा कि भाई इतना जोर मत लगाओ कि यहाँ के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता नाराज हो जाएं तुमसे।
इतना जोर मत लगाओ, तुमने यहां से वहां तक जो किया है और तुमने ठक दिया है सबको। अगर कुछ है तो वो तुम्हारा प्रोग्राम है, अगर कुछ दिख रहा है तो वो तुम्हारी तस्वीरें हैं, अगर कुछ सुन रहा है